फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 4 का बी कि सूचना का अधिकार और शासकीय गोपनीयता अधिनियम का विरोधाभास कैसे शासकीय गोपनीयता अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के उद्देश्य एकदम विपरीत हैं। सूचना का अधिकार एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो अभी एलपीजी के दिनों में आया है, और शासकीय गोपनीयता अधिनियम आज से 100 साल पहले का कानून है जो स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के उद्देश्य से लाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सूचना के अधिकार में रुकावट है, औपनिवेशिक मनोवृत्ति का परिचायक है। वो सुरक्षा चिंताओं का हवाला देके सूचनाएं छुपाई जा सकती हैं लोगों से, सरकार की अक्षमता को छुपाया जा सकता है, मीडिया के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों पर जासूसी के आरोप लगाए जा सकते हैं। अंग्रेज करते थे ये सब, उसीलिए वो कानून लेके आए थे अंग्रेज, शासकीय गोपनीयता अधिनियम। और चूंकि आज तक हमारे देश में लागू है तो अभी भी बातें तो वही हैं, प्रावधान तो वही हैं कि गोपनीयता के नाम पे हम सूचनाएं ना दें लोगों को, सरकार की अक्षमता को छुपा लें, मीडिया को परेशान करें या जासूसी जैसे आरोप लगा दें, सूचनाएं लीक करने के आरोप लगा दें। तो ये सारी चीज़ें, तो इस लिहाज से आरटीआई में बाधा है ये। लेकिन फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश का 2005 का सूचना का अधिकार कानून है, उसमें भी हमने सुरक्षा, एकता, अखंडता से जुड़े मामलों को अपवाद स्वरूप सूचना के अधिकार से बाहर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सूचना का अधिकार अधिनियम हर तरह की सूचनाएं देने का अधिकार हमें दे देता है। उसमें भी ऐसी सूचनाएं जो हमारी देश की एकता, अखंडता, रक्षा, प्रतिरक्षा से जुड़ी हुई हैं, उस तरह की सूचनाओं पर पाबंदी लगाने की बात तो सूचना का अधिकार भी करता है। और साथ में आप देखेंगे तो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 22 जो है 22, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह शासकीय गोपनीयता अधिनियम पर अधिभावी है। अधिभावी मतलब कि दोनों में टकराव होगा तो प्राथमिकता सूचना के अधिकार अधिनियम को दी जाएगी, ना कि ओएसए को। सरकार केवल इस आधार पर किसी मामले में आरटीआई द्वारा मांगी गई सूचना देने से इनकार नहीं कर सकती कि यह ओएसए के अंतर्गत वर्णित है। तो हमने सूचना के अधिकार में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के प्रावधान किए हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता, रक्षा से समझौता हम उसके तहत भी नहीं करते। शासकीय गोपनीयता अधिनियम बेसिकली वो रक्षा, सुरक्षा का ही हवाला देता है, तो वो हमें आरटीआई में भी चिंता है। तो अगेन पहले तो हमें ये पक्ष दिखाना है कि कैसे शासकीय गोपनीयता अधिनियम रुकावट है सूचना के अधिकार में, दोनों के उद्देश्य ही विपरीत हैं। लेकिन फिर यह भी दिखाना है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा की चिंता सूचना के अधिकार में भी की गई है और शासकीय गोपनीयता अधिनियम भी उसकी बात करता है। तो अब फिर जरूरत है इन दोनों के बीच में एक सही तालमेल बिठाने की, गोपनीयता और पारदर्शिता। कैसे इनके बीच में सही तालमेल बिठाएं, और ये अगेन लोक सेवकों के सामने सार्वजनिक जीवन में आने वाली एक बड़ी महत्वपूर्ण नैतिक दुविधा भी है, गोपनीयता बनाम पारदर्शिता। दोनों के बीच में एक उचित संतुलन, एक उचित तालमेल बिठाए जाने की जरूरत है। हालांकि सेकेंड एआरसी ने यहां सिफारिश की है कि गोपनीयता अधिनियम को निरस्त कर दिया जाना चाहिए,
जो देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े मैटर हैं उनको हमने सूचना के अधिकार में ही शामिल कर लिया है कि वहाँ सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, तो फिर अब शासकीय गोपनीयता अधिनियम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इस तरह से आपको आंसर अपना लिखना है कि सूचना का अधिकार क्या है, डिस्कस करें, कैसे गोपनीयता अधिनियम रुकावट है, डिस्कस करें, फिर लेकिन रक्षा प्रतिरक्षा को लेके दिखाएं कि ये सूचना के अधिकार की भी चिंता है, गोपनीयता की भी चिंता, सो ज़रूरत है दोनों में तालमेल बिठाएं, और फिर सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन लिख दें कि उसने गोपनीयता अधिनियम को निरस्त करने की ज़रूरत बताई है। तो ये 4 का B हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब केस स्टडी पे आएँ। थ्योरी वाले 4 प्रश्न कर लिए हमने, अब चौथी केस स्टडी देखिए। केस स्टडी अब तक 3 कर चुके हैं हम, चौथी केस स्टडी देखें। चौथी केस स्टडी स्क्रीन पे आपको दिखेगी। मैं एक बार पढ़ता हूं। चौथी केस स्टडी है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका की संकल्पना होती है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं और अधिकारी तंत्र स्थायी कार्यपालिका का गठन करता है। मंत्रीगण नीति निर्माण करते हैं और अधिकारी उन नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दशकों में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर संबंध एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग पर आधारित थे। लेकिन बाद के दशकों में स्थिति में परिवर्तन आया है। ऐसे प्रकरण आए हैं जहां राजनीतिक कार्यपालिका ने स्थायी कार्यपालिका पर अपनी कार्यसूची का अनुसरण करने का दबाव बनाया है। सत्यनिष्ठ अधिकारियों के प्रति सम्मान और सराहना में गिरावट आई है। इस प्रवृत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है कि राजनीतिक कार्यपालिका में नैतिक प्रशासनिक प्रसंगों में, जैसे कि स्थानांतरण, प्रस्थापन आदि में अंतर्ग्रस्त होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस परिदृश्य में अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण की ओर एक निश्चित प्रवृत्ति है। सामाजिक जीवन में बढ़ते भौतिकवाद और संग्रह वृत्ति ने राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अधिकारी तंत्र के इस राजनीतिकरण के क्या क्या परिणाम हैं, विवेचना कीजिए। 250 वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, पूरा जो ये इशू है वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके परिणाम पूछे जा रहे हैं आपसे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जानकारी है, अभी साल 1.5 साल पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, या कहें पूरी दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। दिल्ली के मुख्य सचिव को रात में 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने घर पे बुला के, और मंत्री थे, विधायक थे,
और किसी विधायक ने, मंत्री ने मुख्य सचिव को मारा था, थप्पड़ मारे थे या जो भी, और काफ़ी विवाद हुआ था। कई दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक ये एक विवाद चला था दिल्ली में। यूपीएससी ने वहीं से प्रभावित होकर ये केस स्टडी पूछी पिछले साल 2019 में। काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा हमारे देश का वो। तो पहले पूरी वही केस स्टडी के अनुसार एक स्थिति की चर्चा की गई है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों अपने अपने काम करते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करती है। कार्यपालिका पुनः 2 तरह की होती है, जो यहाँ लिखा है प्रश्न में। एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी प्रशासनिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्री, चूंकि लोकतंत्र है तो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जनता के बीच में जाना है। जनता उन्हीं लोगों को चुनेगी या दूसरों को, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये अस्थायी होती है, और चूंकि बहुमत के आधार पर चुनी जाती है तो योग्यताएं कितनी हैं इनमें या नहीं, ये संदिग्ध होता है। हम लोगों के देश में कोई हमने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय नहीं की हैं नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए या मंत्री बनने के लिए। तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे देश में 9वीं फेल, 8वीं पास, 12वीं पास ऐसे लोग भी मंत्री बनते हैं, झूठी डिग्रियों वाले भी। तो ये तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है। चूंकि निर्वाचित हैं, अस्थायी हैं, अपरिपक्व हैं, योग्य कितने हैं या नहीं संदिग्ध है, तो फिर इसलिए इन्हें इनके कार्यों में सहयोग के लिए प्रशासनिक कार्यपालिका की, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती है। ये योग्यता के आधार पर नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं वो सब। ये योग्यता के आधार पर नियुक्त होते हैं, ट्रेंड होते हैं, लंबा प्रशिक्षण दिया जाता है, जीवन भर नौकरी करते हैं, जब तक रिटायरमेंट की आयु नहीं है तो अनुभवी होते हैं, मैच्योर होते हैं। बिना प्रशासनिक कार्यपालिका के सहयोग के राजनीतिक कार्यपालिका अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपन्न नहीं कर पाती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कार्यपालिका ये 2 तरह की दिखाई देती है। जो मंत्री हैं वो नीतियां बनाते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नीतियों को लागू करते हैं। हालांकि नीतियों के निर्माण में भी प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका होती है। तो आगे लिखा है फिर उसमें कि स्वतंत्रता के बाद जो मंत्री और सचिव हैं, जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका है, इनके बीच के संबंध बड़े अच्छे होते थे। आप में से जिस किसी का ऑडियो बंद नहीं है, ऑडियो बंद करें। बर्तनों के खटकने की आवाज़ें आ रही हैं, तो आपके घर की बातें बाहर ना पता लग जाए सारे लोगों को, दुनिया को, तो बेहतर है कि आप लोग अपने जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अपनी सीक्रेसी बनाए रखें, घर की आवाज़ें बाहर ना जाने दें। सो अपने ऑडियो जिस किसी ने बंद नहीं किए हैं वो अपने ऑडियो बंद करें। तो प्रश्न में लिखा है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के बाद मंत्री और सचिव के बीच के संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। समझ, सम्मान, सहयोग पर आधारित थे एक दूसरे के रिलेशन। कारण कि हम स्वतंत्र हुए थे। जो मंत्री थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पूरा जीवन खपा दिया था उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने में। नैतिकता, सचरित्रता के जो आदर्श हैं वो काफ़ी गहरे थे उनके चरित्र में। सत्ता का दुरुपयोग कभी सोच नहीं सकते थे। सत्ता पाना उनका उद्देश्य भी नहीं था, देश की सेवा करना उद्देश्य था, सेवा की भावना, जॉब नहीं सर्विस।
सत्ता और कुर्सी नहीं पानी थी, लोगों की सेवा करनी थी। स्वतंत्रता संग्राम से आए थे सारे वो नेता। और जब नेता अच्छे थे तो फिर प्रशासकों को भी वैसा होना मजबूरी थी। नेता बेईमान है, भ्रष्ट है, कब तक प्रशासक ईमानदार रह पाएगा? नेता ईमानदार है तो कब तक प्रशासक गलत करेगा, कैसे करेगा? तो रिलेशन बड़े अच्छे होते थे, एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे, अपनी सीमाएं समझते थे, एक दूसरे को आदर सम्मान देते थे और प्रशासन सुचारू रूप से चलता था। अगला पैरा लिखा है प्रश्न में कि धीरे धीरे इस स्थिति में गिरावट आई, परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम वाले नेता गए, उनकी नई पीढ़ियां आना शुरू हुई, अब उनमें वो आदर्श, वो मूल्य नहीं रह गए स्वतंत्रता संग्राम वाले। विपक्षी पार्टियों की भूमिका बढ़ना शुरू हुई, कांग्रेस को सरकार बनाने में दिक्कतें होने लगीं, तो उसलिए भी फिर धीरे धीरे मूल्यों की बलि देना शुरू हुआ कि सरकार तो किसी भी हाल में बनानी है। राजनीति में अब ऐसे लोगों ने प्रवेश करना शुरू किया जिनका उद्देश्य सेवा नहीं था बल्कि सत्ता था और कुर्सी थी। जब राजनीति में ऐसे लोग आए, धीरे धीरे तो फिर अपराधी तत्व भी आते गए राजनीति में, तो धीरे धीरे जब ये राजनीति में स्थितियां बदली तो प्रशासन में भी बदलनी थी। तो हमने कहा मंत्री बेईमान है, सचिव से कब तक उम्मीद करेंगे कि ईमानदार? तो फिर अब इस राजनीतिक कार्यपालिका ने प्रेशर क्रिएट करने शुरू कर दिए प्रशासनिक कार्यपालिका के ऊपर, दबाव बनाने शुरू कर दिए कि जैसा मंत्री जी कह रहे हैं वैसा करो, नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे, निलंबन कर देंगे, ज्यादा मलाईदार की जगह कम मलाईदार वाले पद पे भेज देंगे, ऐसे जिले में भेज देंगे, ऐसी पोस्ट पे भेज देंगे, संटिंग पोस्ट कहा जाता है। तो और नहीं तो जैसा नेताजी कह रहे, जैसा मंत्री जी कह रहे वैसा करो। धीरे धीरे संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। हमारे देश में राजनीति का, प्रशासन का अपराधीकरण, बोहरा समिति ने बताया 1995 में ये संबंध पर दिन प्रतिदिन बिगड़े। अब सत्यनिष्ठ अधिकारियों का वो इज्जत सम्मान जो पहले था स्वतंत्रता के समय, अब वो सब नहीं। अब तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारी चाहिए जो मंत्री की हाँ में हाँ मिलाए, जैसा नेताजी कह रहे वैसा करे। ये चीजें धीरे धीरे बढ़ी। लोक सेवाओं का, प्रशासनिक कार्यपालिका का राजनीतिकरण शुरू हो गया। पैसा, कुर्सी, सत्ता व सबसे ऊपर मूल्य, आदर्श, नैतिकता, इन सब की तिलांजलि। ये पूरी कहानी लिखी हुई है आपके सामने। तो अब प्रश्न है कि अधिकारी तंत्र का जो ये राजनीतिकरण हुआ या हो रहा है, इसके क्या परिणाम हैं, डिस्कस करना है, विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, लोक प्रशासन में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जो लोग लोक प्रशासन वाले हैं तो जान रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ते हैं मंत्री और सचिव के बीच के संबंध, बिल्कुल हूबहू वही। तो जैसा मैंने कहा कि कई बार हम ये एथिक्स की केस स्टडी या एथिक्स की थ्योरी, देखिए आप जितने प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं, अक्सर मन में ऐसा आता है कि हम आपको जीएस पढ़ा रहे कि लोक प्रशासन पढ़ा रहे। हम एथिक्स पढ़ रहे हैं और या लग रहा है कि लोक प्रशासन ऑप्शनल। बिल्कुल, मतलब हूबहू ऐसे टॉपिक जो लोक प्रशासन के टॉपिक हैं, वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं, वही चीज़ें यहाँ यूपीएससी थोड़ा नेचर चेंज करके, और नहीं तो नेचर भी चेंज नहीं करके हूबहू वैसे ही पूछ ले रहा है। पूरा हूबहू टॉपिक मंत्री और सचिव या राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका के बीच के संबंध। यूपी, बिहार, पीसीएस में आप देखें लगभग हर साल पूछा जाता है लोक प्रशासन में प्रश्न मंत्री और सचिव के संबंध। और एक टॉपिक हम पढ़ते हैं लोक प्रशासन में, राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। मतलब वही है कि लोक सेवक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहें, किसी राजनीतिक दल, उसकी विचारधारा से अपने आप को जोड़े नहीं।
अगर लोक सेवक किसी राजनीतिक दल उसकी विचारधारा से जोड़ लेंगे अपने आप को, तो वहीं से उनकी कार्यकुशलता, उनकी निष्पक्षता प्रभावित हो जाएगी, जनता का भरोसा उठ जाएगा। तो दोनों के बीच के संबंध, दोनों अपनी अपनी लिमिट्स में रहें, अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें, अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण ना हो। हमें इन सारी बातों को सुनिश्चित करना होता है। अगर लोक सेवक राजनीतिक रूप से तटस्थ नहीं रह जाएं, मंत्री और सचिव का घालमेल हो जाए, अधिकारी तंत्र का राजनीतिकरण हो जाए, प्रशासन में राजनीति का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या परिणाम होंगे इसके? आप जान रहे हैं वो सारी चीज़ें। मुद्दे अगेन वही हैं, नैतिकता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। कैसे लोक सेवक सत्यनिष्ठा, नैतिकता जैसे, ईमानदारी जैसे आदर्शों का पालन कर पाएंगे? तो नैतिकता पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोक सेवक निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे तो दूसरी समस्या होगी। प्रशासन में पक्षपात बढ़ जाएगा। अब वो पक्षपात धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, जैसे नेताजी कह रहे वैसा करना पड़ेगा। योग्यता की जगह भाई भतीजावाद को बल मिलने लगेगा। प्रशासन में भर्तियां होनी है तो वो योग्यताओं की जगह राजनीतिक संबंधों, नातों, रिश्तों के आधार पे भर्तियां होने लगेंगी। उससे प्रशासन की कार्यकुशलता गिरेगी, जनता के बीच में प्रशासन की क्रेडिट या छवि खराब होगी। जब प्रशासन नैतिक नहीं है, जब प्रशासन निष्पक्ष नहीं है, तो जनता का भरोसा कैसे, तो जनता का विश्वास उठ जाएगा ऐसे प्रशासन से। भ्रष्टाचार बढ़ना ही बढ़ना है, मूल उद्देश्य ही वही है नेताओं के हस्तक्षेप का। हमेशा लोक सेवकों के सामने दुविधा रहेगी कि अब वो क्या करें और क्या नहीं करें। कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा मजबूर करेगा कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का पालन किया जाए, नैतिक हुआ जाए, लेकिन मंत्री जी हमेशा दबाव बनाएंगे कि जैसा वो कह रहे वैसा किया जाए। तो वो जो अंतःकरण के तो जैसा हम वो अंतःकरण के संकट की बात कर रहे हैं, तो लोक सेवकों को अब बस उसी अंतःकरण के संकट में जीना है। बिल्कुल दो धारी तलवार कि क्या करें क्या नहीं करें। उससे भी उनकी कार्यकुशलता गिरेगी। जो ईमानदार लोक सेवक हैं उनके उत्साह, उनके मनोबल पे विपरीत असर पड़ेगा। इवन बहुत सारे ईमानदार लोक सेवक तो नौकरी भी छोड़ेंगे। बड़ी संख्या है हमारे देश में ऐसे लोक सेवकों की। इधर देखिए आप, पिछले 5 साल में कई लोगों ने, जो वर्तमान सरकार की नीतियों के विरोधी रहे हैं, कई लोगों ने देखिए इधर रिजाइन किया। रिसेंटली सीईओ के विरोध में ही महाराष्ट्र, कर्नाटक या कहाँ के आईएएस अधिकारी और किसने नौकरी छोड़ी। उन्हें लगा कि नहीं, हम सरकार के साथ नहीं चल सकते, नहीं कर सकते, सरकार की नीतियां ठीक नहीं है। वहां तो चलिए सरकार दबाव भी नहीं बना रही, लेकिन उन्हें अपने आप लग रहा है कि नहीं, हमें ऐसी सरकार के साथ काम करना कठिन हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और जहां दबाव बनाए जा रहे हैं तो वहां तो सोचिए कि फिर और कितनी बुरी स्थिति।
तो न केवल ईमानदारी नैतिकता दुष्प्रभावित होती है, बल्कि कई सारे तो लोक सेवक ऐसे भी हैं जो फिर कठोर फैसले लेने से भी नहीं चूकते और नौकरी से त्यागपत्र दे के कुछ और रास्ते, कुछ और विकल्प भी चुनते हैं। तो फाइनली आप देखिए कि प्रशासन में नैतिकता नहीं रह जाएगी, सत्यनिष्ठा नहीं रह जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, निष्पक्षता नहीं रह जाएगी, जनता का भरोसा नहीं रह जाएगा, कार्यकुशलता, गुणवत्ता दुष्प्रभावित होगी। स्वाभाविक सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालना चुनौतीपूर्ण होगा, अराजक स्थितियां हो सकती हैं। भाई अपराधियों के खिलाफ भी आप कैसे एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे अगर नेताजी मंत्री जी आप पे दबाव बना रहे हैं तो? हमेशा 24 घंटे वो दुविधा, वो असमंजस है, अंतःकरण के संकट वाला आपका उत्साह मनोबल नहीं रह जाएगा। तो इन सारी बातों का परिणाम क्या कि जो लोक सेवाओं के उद्देश्यों की हम बात कर रहे थे, लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी समाज, सबका साथ सबका विकास, नेचुरल सी बात है कि हम फिर उन सबकी प्राप्ति को भी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि लोक सेवाओं को राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाया जाए। लोक सेवाओं में राजनीति के हस्तक्षेप को कम से कम करने का प्रयास किया जाए। लोक सेवकों का जो ट्रांसफर है, निलंबन है, प्रमोशन, डिमोशन, इस तरह की चीजों में राजनीति के हस्तक्षेप को हम रोकें। एक निश्चित कार्यकाल हो लोक सेवकों का, फिक्स टेन्योर, एक स्वतंत्र सिविल सेवा बोर्ड जैसी संस्था हो जो लोक सेवकों के ट्रांसफर, निलंबन, प्रमोशन, डिमोशन जैसे काम देखे। राजनेताओं को हम वहाँ से हटा ही दें, उनकी पावर ख़त्म कर दें। लोक सेवकों के ट्रांसफर या और इस तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई जब राजनीतिकरण हटेगा, सेवाओं का दुरुपयोग बंद होगा लोक सेवाओं का, तब वास्तव में हम लोक सेवाओं की कार्यकुशलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके लिए अगेन प्रशासन में पारदर्शिता भी जरूरी है। आरटीआई, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस जैसे साधनों को प्रभावी बनाएं तो उससे भी मंत्री जी दबाव बनाने से डरेंगे, गलत काम करवाने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि जनता जान जाएगी। तो जो प्रशासन को पारदर्शी बनाने के, भागीदार बनाने के साधन हैं, उनको हम प्रभावी बनाएं। तो लास्ट में आपको कुछ सुझाव भी फिर यहाँ देने हैं कि जो ये दुष्परिणाम होंगे लोक सेवाओं के राजनीतिकरण के, इनको रोका कैसे जाए। तो संक्षेप में आपको उसके सुझाव भी देने हैं फिर लास्ट में। जो भी कामकाज होता है लिखित दस्तावेज के रूप में हो मंत्री और सचिव के बीच में। अभी आपसे शायद चर्चा नहीं हुई रेड मूवी की, या हुई फर्स्ट डे हमें याद नहीं, रेड मूवी की चर्चा देखिए वहाँ कि कैसे मंत्री जी, विधायक जी, नेताजी जो भी हैं दबाव बनाते हैं। अजय देवगन जो IAS अधिकारी हैं, जब रेड डालने जाते हैं कि रेड रोक दी जाए। जितने हथकंडे अपना सकते हैं नेताजी अपनाते हैं। फाइनली इस हद तक कि वो इंदिरा गांधी को दिखाया गया प्रधानमंत्री उस दौर की स्थिति, उनके पास जाके उनसे फ़ोन लगवाते हैं अजय देवगन को, और तब अजय देवगन कहते हैं कि हम रेड रोक देंगे, आप लिखित रूप में हमें ऑर्डर दे दीजिए। तो एक बहुत सही उपाय है लिखित दस्तावेजों का इस्तेमाल, कि उससे भी हम जो ये राजनीतिकरण है लोक सेवाओं का, उसे रोक सकते हैं। लिखित रूप में कोई मंत्री जी, कोई नेताजी ये नहीं कहते कि आप गलत कीजिए, ये सब मौखिक होती हैं चीज़ें। लिखित रूप में कहेगा कोई मंत्री जी कि हम घूस खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए, या लिखित रूप में कोई कहेगा कि हमारे भाई को, हमारे भतीजे, हमारे साले को वो ठेका दे दीजिए, कि वो टेंडर दे दीजिए कि वहाँ प्रशासन में भर्ती कर लीजिए। लिखित रूप में होती हैं कभी चीज़ें, ये सब मौखिक होती हैं।
तो लिखित दस्तावेज एक बहुत अच्छा उपाय है इस तरह की समस्याओं को रोकने का। कितना अच्छे से अजय देवगन कहते हैं कि मैडम आप बोल रही कि आपके नाम से कोई और बोल रहा है, हमें तो पता नहीं, आप एक फैक्स या जो भी लिखित आदेश दे दीजिए रेड रोकने का, हम रोक देते हैं। तुरंत बोलती बंद हो जाती है प्रधानमंत्री जी की। तो हमारा तो कहना है, पीछे भी हम आपसे जिक्र कर रहे थे, टॉयलेट हो या और इस तरह की मूवी, पैडमैन हो, रेड हो, हमें लगता है कि जो ये एथिक्स का पेपर है इसको समझने के लिए तो मूवीज की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, बस कौन सी मूवी किस एंगल से हम देखें कि ताकि जो ये हमारी केस स्टडी है 150 इस तरह की मूवी देख लें तो हमें लग रहा कि केस स्टडी सॉल्व करने के लिए मेरा तो कहना है कि पहले वो मूवी देखिए, नहीं तो साथ साथ देखिए, और तब एथिक्स पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आप, बस अब वो अप्रोच होनी चाहिए आपके पास कि उस अप्रोच से आप ये चीज़ें। तो पूरी वो रेड मूवी वही एक IRS अधिकारी की स्थिति के ऊपर दिखाई गई है। तो केस स्टडी है आपके लिए कि नहीं है? वो रेड मूवी को ही संक्षेप में इस तरीके से 100 शब्द में एक केस स्टडी बना के UPSC लिख दे और फिर पूछे आपसे कि अजय देवगन की जगह आप होते तो क्या करते? क्या अजय देवगन ने जो किया वो सही किया या नहीं किया? या विकल्प नहीं दिया जाए, बस स्थिति रख दी जाए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, सीधे प्रधानमंत्री का फोन आ रहा है आपके पास या मंत्री का, अब आप क्या करेंगे रेड रोकने के लिए? रोक देंगे कि नहीं रोकेंगे? तो UPSC यही सब तो पूछ रहा है जो व्यवहार में हो रहा है, यही जो केस स्टडी हम बात कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव का लड़ाई झगड़ा हुआ वही तो है केस स्टडी। इसके पहले कि हम केस स्टडीज की बात कर रहे थे तो सारी केस स्टडी तो ऐसी हैं जो किसी ना किसी घटना से जुड़ी हैं। बोनाफाइड मिस्टेक्स या सद्भाविक भूल वाली केस स्टडी पढ़ रहे थे तो हमने कितने उदाहरण दिए जो हाल फिलहाल में हमारे देश में घटनाएं घटी वैसी। तो फ्रेंड्स, अगर सही ढंग से आपने UPSC को समझ लिया, उसके एग्ज़ाम के नेचर को समझ लिया, हमारे चारों तरफ की घटनाएं जान ली, तो बच्चों का खेल है। फिर परीक्षा इतना कठिन भी नहीं है जितना कठिन हमें लगती है। बस वो अप्रोच चाहिए हमें जो ज़रूरत है। UPSC के जो प्रश्नों की डिमांड है, क्यों प्रश्न पूछ रहा है UPSC, कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है UPSC, क्या पूरी वो सिचुएशन है, पूरी घटना क्या है, अगर उन चीज़ों को सही ढंग से हमने विजुलाइज किया है, बहुत सारी मूवीज़ भी हमें ये सब काम करवा रही, बता रही हैं, वो स्थितियां दिखा रही हैं। बहुत सारी मूवी में कहता हूं देखना चाहिए आपको। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं देखी है, देखिए। ताशकंद नहीं देखी है, देखिए। ये आपकी तैयारी का पार्ट है ये सब चीज़ें आज की डेट में। आज किताबी कीड़ा हो के IAS नहीं बन सकते आप। बहुत सारी बातें किताबों में नहीं लिखी होती, हाल फिलहाल की घटनाएं तो नहीं ही लिखी होंगी किताबों में। किताबों का उद्देश्य होता है थ्योरी बताना, व्यवहार नहीं बताती किताबें। व्यवहार जानने के लिए हमें व्यावहारिक चीज़ों को देखना समझना होता है। तो ये यहाँ चौथी केस स्टडी है। राजनीतिक तटस्थता, मंत्री और सचिव बिल्कुल हूबहू एज इट इज लोक प्रशासन का टॉपिक है हम लोगों का, और वहीं से पूरी केस स्टडी जुड़ी है। बस हमने कहा व्यावहारिक घटनाएं जो हो रहा है हमारे देश में, राज्य में, बस वहां को ध्यान में रखते हुए UPSC प्रश्न पूछ ले रहा है। तो हमें चर्चा करनी है कि क्या परिणाम होंगे इस तरह के, क्या है ये पूरा मैटर, और फिर हमें कुछ सुझाव भी देने हैं कि कैसे हम लोक सेवाओं के अधिकारी तंत्र के राजनीतिकरण को रोक सकते। तो फ्रेंड्स, समय खत्म होने वाला है, मुश्किल से 2-3 मिनट का शायद समय बचा है, तो आज रोक रहे हैं यहीं। कल आगे बढ़ाएंगे। 2 थ्योरी वाले प्रश्न, 2 केस स्टडी वाले प्रश्न बचे हैं 2019 में, तो कल आगे बढ़ाएंगे, कल चर्चा करेंगे उनकी। सो आज अब चूंकि 2-3 मिनट का ही समय है तो नया कुछ करने का मतलब नहीं है। सो कल आगे बढ़ाएंगे, समय यही रहेगा। 5-6 नंबर प्रश्न थ्योरी वाला, 5-6 नंबर केस स्टडी तो करेंगे, और ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद 2018 पे आ जाएंगे हम। जितना हो पाएगा 7 दिन में हमने कहा था उतना करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो अच्छे से करेंगे,
केवल दिखावा नहीं करेंगे, केवल टाइम पास नहीं करेंगे कि एक एक 2-2 मिनट में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल के आगे बढ़ते जाएं, आपको कुछ समझ में आए या नहीं आए। तो जितना भी कर पाएँ हम, जो भी करेंगे वो क्वालिटेटिव करेंगे। 7 दिन में हमने फर्स्ट डे ही कहा था, और बाद में फिर देखते हैं इस बीच में, तो अगर होगा तो फिर एक पूरा फुल कोर्स का अगर बनता है प्लान तो फिर तब और डिटेल सारी चीज़ें करेंगे जो भी। ठीक है, तो आज यहीं रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। समय यही है 11:30। सो 5 और 6 नंबर प्रश्न बचे हैं थ्योरी के और केस स्टडी के, तो उनकी बात होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए गुड बाय। सारे लोग ख्याल रखिए अपना, लॉकडाउन का पालन कीजिए। हाँ ज़रूर, मेरा ख्याल तो रखना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ही कुछ हो जाएगा तो फिर आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा। तो मुझे तो डबल जिम्मेदारियां होती हैं, और आप लोगों को भी अपना ख्याल रखना है। ठीक है, चलिए, सो आज रोक रहे हैं, गुड बाय, कल आगे बढ़ाएंगे।